हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं अरुणेश आपका सबल 30 के ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। ये ज्योग्राफी का क्लास है, जैसा कि आप सब लोगों को पता है। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ग्लोब और मैप, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, उसके जो टर्म्स हैं उसके बारे में। और क्लास के लास्ट में मैंने आपको ये बताया था कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ने से पहले हमें जो ब्रह्मांड की कुछ जानकारियां हैं, यूनिवर्स की कुछ जानकारियां हैं, जो सौर परिवार है, जिस सौर परिवार में हमारी पृथ्वी है, जिस पृथ्वी पर हमारा भारत है, उससे पहले उस परिवार के बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारी जो है हमें होना अति आवश्यक है। इसी के साथ आज मैं आपके साथ सौरमंडल, कुछ सूर्य से रिलेटेड कुछ जानकारी, उसके बाद ओरिजिन ऑफ अर्थ, और फिर हम लोग शुरू करेंगे कि किस प्रकार किस कौन कौन सी हाइपोथेसिस जो है वो हमारे पृथ्वी के संरचना, पृथ्वी के निर्माण से संबंधित है। उन सब चीजों के बारे में आज थोड़ा सा आपको जानकारी दिया जाएगा। फिर हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से। तो सौर परिवार, जब ये नामकरण किया गया तो ही हमें पता चल गया कि सौर परिवार, इसका मतलब इस परिवार का मुखिया जो है वो सूर्य ही हो सकते हैं। सूर्य यानी परिवार के मुखिया से ही उस परिवार का नामकरण किया जाता है, या उस कुल से आने वाले लोगों में से कोई जो बहुत ही प्रभावशाली होते हैं उनके नाम से नामकरण किया जाता है। जैसे हम लोग को पता है इक्ष्वाकु वंश, राजा राम जो थे इक्ष्वाकु वंश के थे। तो उनके बाद फिर जो है वो आ गया कि सूर्यवंश भी उनको बोला गया कि सूर्यवंशी थे। लेकिन बाद में कहा रघुकुल, और उन्हीं के हिसाब से आ गया रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। इस तरह के बात का मतलब कि रघु एक ऐसे वो व्यक्ति थे, वो इतने प्रभावशाली थे क्योंकि आगे आने वाले लोग और पीछे के सभी लोग उन्हीं के नाम से सबको जानने लगे कि भाई रघु ने इसकी शुरुआत की थी कि वचन जो दे दिए हम उसको किसी भी हाल में पूरा करना ही है। तो इसमें भी सन जो है, सूर्य, जो सूर्य भगवान है, हम लोग के हिंदू रीति रिवाज में इनको भगवान का दर्जा दिया जाता है। वैसे हिंदू रीति रिवाज में तो हर एक कण कण को, प्रकृति के हर एक कण कण को, हर एक चीज को किसी न किसी रूप में पूजा करने का और पूजने की विधि और पूजने का एक संदर्भ बताया गया है। लेकिन हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो इस सन के वजह से ही, सन के प्रभाव से ही इसके जितने भी परिवार हैं, इसके सभी सदस्यों का जो ये परिवार है, इसका नाम दिया गया सौर मंडल। क्या नाम दिया गया? सौर मंडल। और ये सौर मंडल जो है, ये सोलर सिस्टम जो है, सौर मंडल, सोलर सिस्टम जो है, वो कैसे बना है भाई? ये जो आपका सोलर सिस्टम है वो कैसे बना है? सूर्य से और सूर्य के 8 ग्रहों से। ये सौरमंडल कैसे बना है? सूर्य से और सूर्य के 8 ग्रहों से मिलकर ये सौरमंडल का निर्माण होता है। इसके साथ साथ बहुत सारे धूमकेतुस, जिसको एस्ट्रॉयड्स, प्लैनेटॉइड्स, मेटेरॉइड्स, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं, उन सब चीजों को एक तरफ करते हैं क्योंकि उनके बारे में अभी बहुत सारे फैक्ट्स और जानकारी हमारे पास मौजूद नहीं। तो सौरमंडल बनता है सूर्य से और सूर्य के 8 ग्रहों से। पहले इसमें 9 ग्रह था, पहले इसमें 9 ग्रह था। 9वां ग्रह कौन था? प्लूटो। सभी लोग उसका नाम जानते हैं। 9वां ग्रह जो था वो प्लूटो था। फिर 2006 में क्या हुआ कि एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनियन था, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ जो था, वो
उसने ये देखा कि जो प्लूटो है वो ग्रह होने के लिए जितने भी क्राइटेरिया, जितने भी विशेषता होनी चाहिए, उन सबको पूरा नहीं कर पा रहा है। ग्रह की एक और सबसे इंपॉर्टेंट जो विशेषता है वो ये है कि उसका ऑर्बिटल पीरियड, वो जो घूर्णन चक्र है, जो घूर्णन गति है, उसका हमेशा जो घूर्णन पाथ है, जो घूर्णन पथ है, ऑर्बिटल जो उसका वे है, वो एकदम हमेशा जो है वो स्थिर होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अगर यहां से दिल्ली जाना है तो बनारस होके आपको जाना है, भाई बनारस होके जाएंगे, अच्छे नजदीक पर सीधा सीधा आप जाएंगे बनारस होके। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि कभी बनारस होके चले जाइएगा, कभी उधर नेपाल होके जाइएगा, कभी इधर से होके, ये जब अगर आप घुमंतु लोग हैं तो आपको कोई कंसिडर नहीं करेगा। तो वैसे ही प्लूटो के साथ भी था। प्लूटो कभी इस तरह पाथ से जाता था, कभी इधर पाथ से जाता था, कभी बीच में से ही आधा से निकल जाता था। तो उसके अलावा बहुत सारे जो ग्रह होने के लिए विशेषताएं होनी चाहिए, वो प्लूटो के पास नहीं थी। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 में इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया। और जैसे ही प्लूटो बाहर हुआ तो नंबर ऑफ प्लैनेट्स जो थे, वो हमारे सोलर सिस्टम में नंबर ऑफ प्लैनेट्स जो थे वो कितने हो गए? 8। ग्रहों की कितने ग्रह हो गए? 8। 2006 से ही जो नंबर ऑफ प्लैनेट्स हैं इन आवर सोलर सिस्टम, कितने हो गए भाई? 8 हो गए। नंबर ऑफ प्लैनेट्स कितने हो गए? 8 हो गए। कौन कौन? तो कुछ लोगों से जब पूछा जाएगा तो कहेंगे कि सैटर्न, जुपिटर, मार्स, बुध, शुक्र, ऐसे करके मंगल, किसी का उधर से नाम बोलेगा अरुण, वरुण, ऐसे नाम बोल देंगे। लेकिन जो आपके प्रश्न आते हैं एग्जाम में, जो आपके प्रश्न आते हैं वो किस तरह के प्रश्न आते हैं? पूछ देंगे कि सूर्य की तरफ से तीसरा ग्रह कौन सा है, पांचवा ग्रह कौन सा है। तो जब आपको एक सीक्वेंस में याद हो तभी आप इसका जवाब दे सकते हैं। जैसे कि जब सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह में आता है मरकरी, मरकरी को हिंदी में बुध भी बोला जाता है, मरकरी को हिंदी में बुध भी बोला जाता है। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रहों की श्रेणी में आता है बुध। फिर इसके बाद, बुध के बाद इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेनस, इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेनस, VENUS, वेनस। हिंदी में कहा जाता है इसको शुक्र, हिंदी में कहा जाता है इसको शुक्र। तो सूर्य के बाद पहला नंबर पर मरकरी, दूसरा नंबर पे शुक्र, पहला नंबर मरकरी, दूसरा नंबर शुक्र, और तीसरा नंबर पे जो ग्रह आता है ये सबसे, इस परिवार का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है। कौन सा? पृथ्वी। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह तीसरे नंबर पे जो है वो पृथ्वी है। तो पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी। चौथा नंबर पे जो ग्रह आता है वो है मार्स, जो सबसे अधिक अभी के समय में पूरे विश्व के वैज्ञानिक जिस ग्रह के बारे में शोध करने में लगे हुए हैं वो कौन सा ग्रह है? मार्स। हिंदी में बोलते हैं इस ग्रह को मंगल। हिंदी में इस ग्रह को बोलते हैं मंगल, और ये सूर्य की तरफ से चलने पर चौथा नंबर का ग्रह है। ठीक है। पांचवा नंबर का जो ग्रह है वो है जुपिटर। जुपिटर पांचवा नंबर का जो ग्रह है आपका वो कौन सा है? जुपिटर है। इसको हिंदी में कहा जाता है गुरु या बृहस्पति, ऐसे इसको बृहस्पति ही कहा जाता है, बृहस्पति। तो ये पांचवा नंबर का ग्रह है। जब आप सूर्य की तरफ से चलेंगे तो पहला नंबर बुध, दूसरा नंबर शुक्र,
तीसरा नंबर पृथ्वी, चौथा नंबर मंगल, पांचवा नंबर बृहस्पति। छठा नंबर पे जो ग्रह है वो सैटर्न है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं सैटर्न, SATURN, सैटर्न, और हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग शनि। सबसे भारतीय खगोल शास्त्र के अनुसार और भारतीय ज्योतिष के अनुसार जो सबसे ज्यादा डराता है ग्रह और लोग सबसे ज्यादा जिस ग्रह से डरते हैं वो कौन सा ग्रह है? शनि। शनि का नाम ले लीजिए, कोई पंडित जी हो बस एक बार बोले बाबू तुम्हारे शनि का तो दशा बहुत ही तुम पर आ रहा है, देखिए उस बच्चे की, उस बूढ़े की, जो भी व्यक्ति है उनके माथे पर पसीना पसीना टपकने लगेगा। तो जो सबसे डरावने ग्रह के रूप में भारतीय ज्योतिष में है वो है शनि, और ये सूर्य से कितने दूर, किस नंबर की तरफ पे आते हैं? 6 नंबर पे, छठवें। 7वें नंबर पे है यूरेनस, इनको बोला जाता है हिंदी में अरुण। इनके नामों में अगर कहीं कुछ गलती होगी तो कृपया करके आप देख लीजिएगा, अरुण और वरुण। नेपच्यून को बोलते हैं, ये 8वां नंबर पे ग्रह है नेपच्यून, इसको कहते हैं वरुण। तो मैंने आपको ये बताया कि सूर्य से जब आप चलेंगे तो पहले आपको सबसे नजदीक ग्रह बुध, फिर उसके बाद शुक्र, तीसरे नंबर पर पृथ्वी, चौथे नंबर पर मार्स, पांचवें नंबर पर बृहस्पति, छठे नंबर पर शनि, 7वें पर अरुण, 8वें पर वरुण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। ये अब इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक जो आप याद कर सकते हैं, जो थोड़ी सी अगर दिमाग में, अगर उसको आप दिमाग में रख लिए तो हमेशा याद रहेगा। मैंने कोशिश किया है उस ट्रिक को बनाने के लिए, तो आप उस ट्रिक को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से आप सीक्वेंस, ग्रहों के जो सीक्वेंस हैं उसको याद रख सकते हैं। इंग्लिश का वो ट्रिक है, सबके पहले लेटर को आप ध्यान में रखें। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एम, फिर लिखेंगे जैसे कि वैन होता है तो उसमें लिखेंगे वेम, एम अलग से, फिर वेम एक साथ, और बोलेंगे एम वेम जे। मान के चलना है कि आप चाइनीज या जापानीज नाम याद कर रहे हैं। एम वेम जे, ये याद हो गया, एम वेम जे। उसके बाद इसके फुल फॉर्म को, जो सन है आपके पास, इसको याद कर लीजिए, सन। एम वेम जे का सन। कोई चाइनीज नाम था एम वेम जे और इसका सन। सन में वो सन SON वाला मत याद कीजिएगा, समझिएगा यही, लेकिन याद कीजिएगा SUN। एम वेम जे का, एम वेम जे का सन। एम मरकरी, वी मतलब वेनस, ई मतलब अर्थ। ध्यान से देखिए, एम मरकरी, वी वेनस, ई अर्थ, एम मार्स, जे जुपिटर, और सन में सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। ये छोटी सी ट्रिक मैंने कोशिश किया है आपके साथ साझा करने की और इसको याद रखने की कि एम वेम जे का सन, और ये हमारे बनाते हैं पृथ्वी सौर परिवार। इसमें सूर्य और इसके साथ साथ ग्रह कितने? 8। प्लूटो नहीं होगा। प्लूटो को कब हटा दिया गया? 2006 में। प्लूटो को क्यों हटा दिया गया? क्योंकि वो ग्रह की जो विशेषता होती है उसको पूर्ण नहीं कर पा रहा था। किस संस्था के द्वारा हटा दिया गया? तो IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा। ठीक है, तो अब हम लोगों को छोटा छोटा जानकारी हर ग्रह के बारे में होनी चाहिए। और उससे पहले सन
के बारे में हम लोगों को जो पता है वो इतना ही पता है कि एक लावा का, हाइड्रोजन और हीलियम का पूरा गैस का एक बड़ा सा नेबुला है, एक बहुत बड़ा सा गोला है, लोथा टाइप का है, और वो धधकते रहता है हमेशा, उस पे लावा फूटते रहता है। तो इसका मतलब बहुत, टेम्परेचर भी पता है कि टेम्परेचर इस हिसाब से इतना डिग्री सेल्सियस रहता है। तो वैसे ही सन को हम लोग दो पार्ट में, अगर हर एक सेलेस्टियल बॉडीज को अगर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सरफेस और एक कोर, तो अगर हम लोग सन को वैसे ही डिवाइड करते हैं कोर और एक सरफेस, एक एक्सटीरियर पार्ट और एक इंटीरियर पार्ट, तो जो एक्सटीरियर पार्ट का जो टेम्परेचर होता है, सरफेस टेम्परेचर जो सन का है वो कितना है 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, और यही फॉरेन हाइट में है 10,800 डिग्री फॉरेनहाइट। जो सरफेस का टेम्परेचर है, ये सरफेस का टेम्परेचर है सन का 6000 डिग्री सेल्सियस और 10,800 डिग्री फॉरेनहाइट। फिर इसके कोर का जो टेम्परेचर है इंटीरियर का, इसके बाद जब इंटीरियर में हम लोग आते हैं सन के इंटीरियर में, तो ये 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस जो इंटीरियर है इसका सन का, ये इतना ज्यादा गर्म है कि 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस, और फॉरेनहाइट में 36 मिलियन डिग्री फॉरेनहाइट, ये सन के इंटीरियर का टेम्परेचर है। व्यास के बारे में यानी डायमीटर के बारे में भी इसका जो है कुछ अनुमान है, लेकिन जितनी भी चीजें ये आपको दिख रही हैं ये एक अनुमान है, एक छोटी सी गणना के आधार पर ये चीजें आपको बताई गई हैं। कोई आज तक सन पे नहीं गया है, अरे मंगल के अलावा तो कहीं जा भी नहीं पाया है। तो ये जो है ये सिर्फ एक अनुमान है, एक हाइपोथेसिस हो रही है। ये लोगों ने एक बाहरी टेम्परेचर को ध्यान में रख के और उसके स्ट्रक्चर को समझ के ही इस तरह की बात सन के बारे में कुछ बताया गया है। बाकी अभी तक हम लोग बहुत सारी चीजें नहीं जान पाए। दूसरा कि हर एक प्लैनेट्स का जो छोटा छोटा चीज है, मैंने आपको पहले से नोट डाउन किया हुआ है कि हर, जैसे कि हमारी पृथ्वी के मतलब बाहर में हम लोग रोज रात को चंदा मामा को देखते हैं कि चंदा मामा जो है वो पृथ्वी के, हम लोग छत पे चढ़ते हैं तो वो सामने रात में दिखते हैं। तो बताया गया कि भाई वो क्या है, तो उपग्रह है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि मरकरी के कितने सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स, प्राकृतिक उपग्रह, और ये कितने दिनों में सूर्य के एक चक्कर को लगाता है। दो तीन चीजें मैं आपको बता दूं कि प्लैनेट्स जो हैं, ग्रह जो हैं, वो दो तरीके से अपने धुरी पर घूमते हैं। इंग्लिश में उनको बोला गया रिवोल्यूशन और रोटेशन, बोला गया रिवोल्यूशन और रोटेशन, रिवॉल्विंग अराउंड द सन और रोटेशन ऑन देयर एक्सिस। इंग्लिश में उसको बोला गया कि रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड रोटेशन ऑन देयर एक्सिस, ऑन इट्स एक्सिस। क्या है भाई कि जब कोई भी चीज, रोटेशन का मतलब वो अपनी धुरी पर ही, जहां पर है वहां पर ही ये ऐसे घूमे, इट इज कॉल्ड रोटेशन, ये अपने धुरी पर घूमे। और रिवॉल्विंग अराउंड द सन का मतलब कि ये अपने धुरी पर घूमते हुए, ऐसे घूमते हुए ऐसे ऐसे भी घूमता है। ये चारों तरफ, ये मान लेते हैं कि सन है तो इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, और इसके साथ साथ अपने धुरी पर भी ये घूमता है। तो जब ये अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाता है, कोई भी ग्रह अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाता है, तो वो दिन और रात होता है। और जब वो सन के पूरे अपने ऑर्बिट से एक चक्कर लगाकर पहुंच जाता है, तब वो ईयर होता है, साल होता है। तो वो भी हम लोगों ने इसके एक ऑर्बिट पूरा करने में लगा समय, सन के चारों तरफ घूमने में जो लगा समय, यानी एक ऑर्बिटल जो इसको बोलते हैं, उसको पूरा करने में जो समय लगता है, उसके बारे में बताया लिखा हुआ है। तो जो मरकरी है, इसके नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स 0 होते हैं। तो प्लैनेट्स के बारे में मैंने लिखा है कि इसके सैटेलाइट्स कितने होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स, और
एक ऑर्बिट पूरा करने में कितना समय लगता है, नंबर ऑफ डेज कितना होता है, इन सब चीजों के बारे में। अब ऑर्बिट को, इसका मतलब क्या होता है, तो सन के चारों तरफ घूमने में जो समय इसको लग रहा है एक प्लैनेट्स को, इसको ये चूंकि इसके पाथ को ऑर्बिट कहा जाता है तो ऑर्बिटल पीरियड बोला जाता है। तो हमको पता है कि जो ग्रह होता है वो दो तरीके से घूमता है, एक अपनी धुरी पर घूमता है और एक सन के चारों तरफ घूमता है। अपनी धुरी पर घूमने का मतलब क्या होता है कि ये अगर मान लेते हैं ग्रह है तो इसको, ये अपने धुरी पर इस तरीके से घूम रहा है, ये हमारा जो मार्कर है वो अपने धुरी पर ही एकदम घूम रहा है, ये इधर अगर पीछे कहीं बढ़ नहीं रहा है, सिर्फ वो एक अपना रोटेशन कर रहा है। जैसे लट्टू जो होता है, लट्टू जब आप नचाते हैं तो वो अपनी धुरी पर एक्सिस के साथ घूमता है, वो कहीं चारों तरफ नहीं भ्रमण करता है। लेकिन उसके अलावे जो होता है, फिर ये अगर सन, इस मार्कर को हम सन मानते हैं तो अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ इसके चारों तरफ भी चक्कर लगाता है। तो अगर ये धुरी पर घूमते 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 एक चक्कर लगाता है तो दिन और रात का परिवर्तन होता है। जब ये ग्रह अपने धुरी पर एक चक्कर लगाते हैं तो दिन और रात का परिवर्तन होता है, और ये ही ग्रह सन के चारों तरफ अगर एक रोटेशन करते, एक बार आते हैं घूमकर, रिवॉल्व करके, यहां से चलकर फिर यहां आते हैं तो वो साल का परिवर्तन होता है। ठीक है, तो जितने भी डेज हम लोग पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू अर्थ पढ़ेंगे। अब देखेंगे कि मरकरी के पास कितने सैटेलाइट्स हैं, 0। वेनस के पास कितने सैटेलाइट्स हैं, 0। मतलब इन दोनों के पास नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स एक भी नहीं है। मरकरी और वेनस के पास नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं है। फिर ये समय कितना लगता है, इसका ऑर्बिटल पीरियड कितना है, तो मरकरी का है 88 डेज, मरकरी का 88 दिन है। एक साल मतलब एक बार ऐसे घूमने में, रिवॉल्विंग अराउंड द सन, कोई अगर मरकरी चलता है, बुध चलता है तो उसको कितना दिन लगता है, 88 दिन। वैसे ही वेनस 225 दिन, 225 डेज। वेनस को एक ऑर्बिटल पीरियड पूरा करने में कितना लगता है, 225 डेज। और अर्थ को सब लोगों को, आप लोग पता है, ये जानकारी है, एक साल में या तो 365 और लीप ईयर होता है तो 366 दिन लगता है। अर्थ के ही रिस्पेक्ट में हम लोग डेज के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर मार्स का कितना दिन लगता है, तो 687, 687, और इसके नंबर ऑफ मून्स कितने हैं, यानी मून्स, चंद्रमा कहने का मतलब कि अर्थ का जो सैटेलाइट है वो एक है और इसके सैटेलाइट का नाम है मून, नेचुरल सैटेलाइट का नाम है मून। तो वैसे ही अगर बाय मिस्टेक अगर हम लोग इसके मून्स के बारे में और सब पूरा के मून के बारे में पढ़ रहे हैं, कह दूंगा तो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि नेचुरल सैटेलाइट्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो मार्स के कितने होते हैं, 2 होते हैं। मार्स के कितने होते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स, 2 होते हैं। और ये, और एक ऑर्बिटल पीरियड पूरा करने में कितना समय लगता है, 687 डेज, 687 दिन। जुपिटर का कहीं कहीं आपको किसी अच्छे बुक्स में या नेट पर बहुत जगह आपको 63 मिलेगा, और कहीं कहीं किसी ने बताया है कि 16 भी होता है। तो इसकी गणना अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से करते हैं। और इसके जो ऑर्बिटल पीरियड होते हैं वो कितना होते हैं, 4300 डेज, 4300 दिन। ठीक है, और सैटर्न के उसी तरह से कहीं 60 मिलेंगे, कहीं 22 मिलेंगे आपको। फिर इसके जो समय लगता है ऑर्बिटल पीरियड में वो कितना, तो 29.5 अर्थ ईयर्स, मतलब 29.5 अर्थ ईयर्स लगता है। फिर अर्थ डेज, इसको अगर डेज में बदलते हैं तो आप आराम से इस डेज को आप चेंज कर सकते हैं, एक साल में कितना होता है। फिर आपको यूरेनस का उसी तरह से, यूरेनस आपको होगा, यूरेनस का कितना लगता है, 31,000 अर्थ डेज। और इसके जो मून नेचुरल सैटेलाइट है, कहीं 27 मिलेंगे, कहीं 15 मिलेंगे। और नेपच्यून 13 मिलता है, कहीं कहीं 2 मिलता है। और इसका जो डेज होता है
वो 60,000 to 100 अर्थ डेज होता है। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी हुआ मून्स के बारे में जो होता है, और डेज से रिलेटेड क्वेश्चंस रेलवे के एग्जाम्स में और कहीं कभी एसएससी के एग्जाम्स में भी आ जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट ये देख रहे हैं कि प्लैनेट क्लोजेस्ट टू सन, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। तो आपको अगर जो सीक्वेंस मैंने याद कराया था वो याद किए होंगे तो आसानी से उत्तर दे देंगे। जैसे आंसर है मरकरी, जो बुध है वो सूर्य के सबसे नजदीक है। तो जब नजदीक की बात हो गई तो अब सबसे दूर कौन है सूर्य सन से, तो सबसे जो दूर है वो कौन सा है, नेपच्यून। नेपच्यून बोला जाता है यानी वरुण, वो सूर्य से सबसे दूर है। लास्ट में क्या होता है, एम वेम जे, और लास्ट में सन, एस यू एन, एन मतलब नेपच्यून। ठीक, अब नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ, पृथ्वी के सबसे नजदीक में, पृथ्वी के सबसे नजदीक में कौन सा ग्रह है। तो सबसे नजदीक पृथ्वी के है शुक्र ग्रह, वेनस, इसको शुक्र बोलते हैं। अब उसके बाद छोटा ग्रह या इंफीरियर, इंफीरियर मतलब छोटा होता है, तुच्छ होता है। इंफीरियर प्लैनेट्स जो होते हैं वो कौन कौन है भाई, तो इंफीरियर प्लैनेट्स है मरकरी एंड वेनस, बुध और शुक्र। इसके बाद सुपेरियर प्लैनेट्स, सुपेरियर, सुपेरियर का मतलब सबसे आपको पता ही है, जो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, कौन कौन है, तो मरकरी, वेनस और अर्थ को छोड़ के, मरकरी, वेनस और अर्थ को छोड़ के बाकी सभी प्लैनेट्स जो हैं वो सुपेरियर प्लैनेट्स की श्रेणी में आते हैं। फिर इनर प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स कौन कौन है, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, एम वी एम वेम। ठीक है, सूर्य के जो 4 प्लैनेट्स हैं वो इनर प्लैनेट्स में आते हैं, इनर ग्रह के, आंतरिक ग्रह के उनको बोला जाता है। तो जब इनर हुआ तो आउटर होगा ही, तो आउटर कौन है, तो 4 जब इनर में आ गए तो जो बाकी 4 बच गए, कौन कौन बचे, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये 4 ग्रह आउटर प्लैनेट्स के रूप में आते हैं, बाह्य ग्रह। फिर ब्राइटेस्ट, चमकीला, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वेनस, शुक्र जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है। और हम शुक्र को ही मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहा जाता है किसको, शुक्र को। ठीक, और स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट ग्रह कौन है, तो मरकरी है, बुध है। फिर आप देख रहे हैं यहां पर लार्जेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो वो सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर। फिर रेड प्लैनेट्स, लाल ग्रह किसको कहा जाता है, तो वो है मंगल यानी मार्स। फिर आपको देखेंगे कि ब्लू, नीला ग्रह, या फिर जिस ग्रह पे जीव हो तो वो हमारी अपनी पृथ्वी है। ठीक है, तो अब जब हम लोगों ने पृथ्वी तक आकर पढ़ लिया, तब हम लोग पढ़ेंगे ऑरिजिन ऑफ द अर्थ एंड रिलेटेड टू हाइपोथेसिस ऑफ, मतलब इस सोलर सिस्टम को और पृथ्वी को ओरिजिन में और इसके इवोल्यूशन में किस तरह के इवोल्यूशन और किस तरह के हाइपोथेसिस दिए गए हैं, उनके बारे में जानकारी हम लोगों को करनी है। तो मैं उनके बारे में सिर्फ आपको मोटे तौर पे उनके नाम और वो किस साल में किसके द्वारा दिया गया था, सिर्फ यही चीज चर्चा करूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। अब हम लोग ऑरिजिन ऑफ द अर्थ और इससे रिलेटेड जो बिलीव्स हैं या जो थ्योरीज हैं कि सोलर सिस्टम और अर्थ की जो उत्पत्ति कैसे किस तरह से हुई है, ज्यादा इसके डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस वहां तक ही सिर्फ हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला जो व्यू आया था
जिसको कुछ मान्यता मिली, वो थे, उनका नाम था इमैनुअल कैंट। ये एक जर्मन फिलोसोफर थे। इनके व्यू को कुछ मान्यता दी गई और इन्होंने जो दिया था अपनी बात जिस बारे में रखी थी, इन्होंने गैसियस, इन्होंने जो दिया थ्योरीज, उसका नाम दिया गया गैसियस हाइपोथेसिस। बोला गया धारणा है। हाइपोथेसिस का मतलब वो एक किसी न किसी छोटे छोटे चीजों को मिलाकर एक धारणा अपने दिए थे। तो उनके इमैनुअल कैंट ने दिया था, वो ये इन्होंने दिया था 1755 ईस्वी में। 1755 में इन्होंने 1755 में अपनी बात रखी थी। किस माध्यम से? क्या उन्होंने कहा था? गैसियस हाइपोथेसिस नाम से। इन्होंने बताया था, छोटा सा चीज मैं बता दूं, कि एक गैस का छोटा सा चीज है, फिर धीरे धीरे वो, चूंकि दो तरह से गैस थे, एक का आपको हल्का था, एक भारी था। भारी गैस जो है वो घूमने के चलते गुरुत्वाकर्षण बल लगाया, फिर चारों तरफ से हो गया। इस तरह के उन्होंने एक गैस की थ्योरी दी थी, जिसको गैसियस हाइपोथेसिस बोला गया। कौन दिया था? इमैनुअल कैंट ने दिया था। कब दिया था? 1755 में। कुछ कारणवश इनके भी थ्योरीज को रिजेक्ट कर दिया गया बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा, क्योंकि इन्होंने कहीं कहीं साइंस के, विज्ञान के बहुत सारे नियम को प्रभावित किया था। सेकंड जो हाइपोथेसिस था, जो ज्यादा प्रचलन में आया, वो था नेबुलर हाइपोथेसिस। इस नेबुलर हाइपोथेसिस में ये पहले से इन्होंने मान रखा था कि एक नेबुला यानी गैस के कुछ लोथड़ा टाइप का कुछ पहले से है, पहले से ही गैस का वो कुछ बना था, और वो धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के बल को लेकर इन्होंने फिर उसको आगे बढ़ाया इसी तरह से। तो कौन थे ये नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दिया था? तो ये लाप्लास के द्वारा दिया गया था। नेबुलर हाइपोथेसिस लाप्लास के द्वारा दिया गया। और लाप्लास जी एक बहुत बड़े फिलोसोफर के साथ साथ बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे। तो इन्होंने कब दिया था? तो इन्होंने दिया था 1796 में। लाप्लास जी ने नेबुलर हाइपोथेसिस जो थ्योरी थी वो 1796 में दिया था। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस हमको पढ़ने के लिए मिलता है, टाइडल हाइपोथेसिस। टाइडल हाइपोथेसिस ये दिया गया था बाय जेम्स जीन्स ने 1919 में, ठीक। और इसी बात को आगे बढ़ाया था हेरल्ड जेफरीज ने 1929 में। जेम्स जीन्स ने टाइडल हाइपोथेसिस दिया 1919 में, और इनकी बात को हेरल्ड जेफरीज ने 1929 में आगे बढ़ाया था टाइडल हाइपोथेसिस के बारे में। इस टाइडल हाइपोथेसिस को जीन्स और जेफरीज हाइपोथेसिस भी बोला जाता है। कहीं कहीं आपको टाइडल हाइपोथेसिस न लिख के जीन्स जेफरीज हाइपोथेसिस बोल देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मुझे पूरा विश्वास होगा कि ये पूरा क्लास आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। और जैसे कि मैंने पिछले 2 वीडियो में आप सबसे एक रिक्वेस्ट किया था, इस वीडियो में भी आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये वीडियो अपने वैसे दोस्त मित्र के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, उनको दिखाइएगा जब देख रहे हो इसको, कि जिनके पास स्मार्टफोन नहीं होगा, क्योंकि आप सब लोगों को हमारे बारे में पता है कि हम वैसे लोगों के साथ ज्यादा, मतलब उनके लिए ज्यादा वर्क कर रहे हैं जो किसी न किसी सुविधाओं से वंचित हैं। तो आप सबसे मैं विदा लेता हूं। फिर एक बार हम लोग नेक्स्ट क्लास में जरूर, इसमें कोई अब उसमें नहीं है, हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है। अब हम लोग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया अगले क्लास में शुरू करेंगे। तब तक के लिए